अस्सलाम। सो हम बात कर रहे थे सीडेटिव हिप्नोटिक्स की। हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, क्लासिफिकेशन देखी थी। नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो फार्माकोडायनामिक्स हैं इसमें हमने जो है ये वाले कॉन्सेप्ट्स रीड करने वाले हैं। क्लिनिकल यूजेस इसमें से क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। तो सीडेशन कॉज करते हैं क्योंकि ये इनहिबिशन कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेंजोडाइज़पिन आते हैं। हिप्नोसिस कॉज करते हैं। ये देखिए, ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसमें दिखाया हुआ है कि ये वाले जो है ये बारबिचुरेट्स हैं, ये हैं बेंजोडाइज़पिन। जब हम बारबिचुरेट्स ज़्यादा देते हैं तो हिप्नोसिस हो जाती है बेंजोडाइज़पिन और बारबिचुरेट्स की वजह से। फिर अगर हम और ज़्यादा डोज करते हैं तो एनेस्थीसिया हो जाता है। ये नीचे साथ में डोज दी हुई है, तो अगर एनेस्थीसिया बारबिचुरेट्स की इस डोज पे हो रहा है तो बेंजोडाइज़पिन की ज़्यादा डोज दें तब होता है। तो फिर अगर हम बारबिचुरेट्स को बढ़ाते जाते हैं तो मेड्यूलरी डिप्रेशन हो जाता है, अल्टीमेटली कोमा हो जाता है। यानी कि ये इसके डोज डिपेंडेंट इफेक्ट है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा डोज देने जाएंगे तो कोमा तक बात पहुँच जाती है। लेकिन जो बारबिचुरेट्स है इनका कर्व जो है स्टीप है, इस तरह से हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा भी दे दे तो ये कोमा की कंडीशन में नहीं लेके जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि एनेस्थीसिया या बहुत देर तक नींद आती रहेगी, गहरी नींद हो जाएगी, लेकिन ये कोमा तक नहीं लेके जा सकता। तो जो हमारे पास बारबिचुरेट है इसका नैरो थेरापीटिक इंडेक्स है, ये कोमा में लेके जा सकते हैं और बेंजोडाइज़पिन इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते। फिर आगे एनेस्थीसिया, जैसे हमने ग्राफ में भी देखा, तो इसमें ये एमसीक्यू है कि एंटीरियर ग्रेड एमनीसिया मोर लाइकली विद बेंजोडाइज़पिन। फिर एंटी कन्वर्सेंट भी होते हैं इसमें। जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है एंटी सीजर्स का, उसमें भी बात आएगी। तो जो पीडीएल है, फिनोबार्बिटोल जो कि बारबिचुरेट है, डायज़ेपिम और डायज़ेपिम, ये पीडीएल स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज़ होते हैं। मसल रिलैक्सेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें इनहिबिट कर रहे हैं ना, तो ये मसल रिलैक्सेशन में डायज़ेपिम है, मेड्यूलरी डिप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉलरेंस और डिपेंडेंस। अगर हम बहुत ज़्यादा देर के लिए देंगे तो इसमें टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, इतनी सी बात है। आगे है क्लिनिकल यूजेस, ये वाले इंपॉर्टेंट है। अब आपने जो है वो देखना है कि जो एंजाइटी स्टेट्स हैं उसके अंदर बेंजोडाइज़पिन ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फोबियाज़ के लिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, उसके अंदर ये जो है वो यूज़ होते हैं। फिर जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं इसके अंदर मिसलिनियस ड्रग्स जो है ना वो ज़्यादातर वो यूज़ होती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़ोलेप्लोन, ज़ोल्पिडेम, एज़ोपिक्लोन इस इंसोम्निया दे हैव रैपिड ऑनसेट, क्योंकि इनका जो है वो जल्दी से ऑनसेट होता है। ये स्लीप पैटर्न को इफेक्ट नहीं करती, और जो दिन में नींद आई जाती है ना, लेस डे टाइम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, तो इसमें ये कम होता है। तो ये जो न्यूअर ड्रग्स हैं ये स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पैराग्राफ देखें, इसमें थायोपेंटल फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। इंडक्शन मतलब जो बिल्कुल शुरू में होता है उसके लिए थायोपेंटल है। उसके बाद जो एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल के अंदर डायज़ेपिम और मिडाज़ोलैम है, और सीजर डिसऑर्डर्स के अंदर क्लोनाज़ेपिम, फिनोबार्बिटोल है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स का भी हमने आगे पढ़ना है, उसमें क्लोनाज़ेपिम है। मसल स्पैज़मिसिटी के अंदर डायज़ेपिम है। और अगर हमने विड्रॉल करवाना है एथेनॉल वगैरह का, अल्कोहल का अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे, उसमें डायज़ेपिम है। तो ये आपने इस तरह से इसको याद करना है, तो आपके यूजेस भी हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। और फिर टॉक्सिसिटी है, तो जैसे मैंने आपको पहले टॉक्सिसिटी बताई थी कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, अगर हम इसको बाकी डिप्रेशंस के साथ दें तो इसका एडिटिव इफेक्ट हो जाएगा। ओवरडोज हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी और कार्डियोमस्कुलर डिप्रेशन हो सकता है इन द केस ऑफ बारबिचुरेट्स, लेकिन बेंजोडाइज़पिन के इतने ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट्स नहीं होते हैं। फिर अदर एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर क्या है कि जो बारबिचुरेट्स हैं वो इंड्यूसर हैं, एंजाइम इंडक्शन करते हैं। जो भी वो एंजाइम इंड्यूस करेंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, और उनका मेटाबॉलिज्म, जिसको वो एंजाइम मेटाबलाइज करते थे, वो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा और उसके जो है वो बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी। फ्लोरल हाइड्रेट का ये एमसीक्यू इंक्रीज़ करते हैं एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट, तो ये सारे आपने याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स आते हैं जो कि एटिपिकल कैटेगरी में। वो क्यों एटिपिकल है? क्योंकि जो बेंजोडाइज़पिन का हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था वो बारबिचुरेट्स के लिए भी वही था, वो बेंजोडाइज़पिन के लिए भी वही था। लेकिन जो एटिपिकल ड्रग्स हैं उनका काम एंजाइलिटिक या सेडेशन ही होता है, लेकिन उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सबसे फ़र्क होता है, इसलिए उनको एटिपिकल कहते हैं। तो उसमें बस्पायरोन आता है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है कि एंजाइलिटिक है, इसका सेडेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका कोई एंटीकोएगुलेंट, एंटी कन्वर्सेंट, मसल रिलैक्सेंट जो कि हमने बाकी यूजेस पढ़े थे वो कुछ भी नहीं होता। ये सिलेक्टिव जो है वो एंजाइलिटिक है, ठीक है। 5-HT1 सेरोटोनिन रिसेप्टर को जो ब्लॉक करता है, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता। इसमें जो बात याद रखनी है वो ये है कि इसका स्लो ऑनसेट होता है, यानी अगर हम पेशेंट को ये देते हैं तो 1 हफ्ते बाद जाके इसका असर नजर आना शुरू होगा। जब हमने किसी पेशेंट को ये देनी है तो हमने साथ उसको कहना है कि एकदम से नहीं फ़र्क आएगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, और ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज़ होता है। लास्ट हमारे पास आती है रेमेल्टोन। ये मेलानिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है। जो मेलानिन है वो हमारी स्लीप साइकिल के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती है, और ये मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट के तौर पे ये डिक्रीज़ करता है स्लीप की लेटेंसी। इसमें रिबाउंड इंसोम्निया, यानी कि जब दवाई ख़त्म करते हैं नहीं लेते तो जो है वो फिर से इंसोम्निया हो जाता है, इसमें वो नहीं होता है। इसके अलावा इसके कुछ इफेक्ट्स ये हैं कि टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, प्रोलैक्टिन को ज़्यादा करता है। तो इसमें अपने जो बेस्पायरोन और रेमेल्टोन है इसमें याद रखना है कि किस रिसेप्टर का एगोनिस्ट है और इसका मेन यूज़ क्या है। फिर और एक्सिन जो है वो वेकफुलनेस में यूज़ होता है, ये हमने फिजियो में भी एक पढ़ा था। तो इसका एंटागोनिस्ट देंगे जो कि इंसोम्निया को ट्रीट करेगा। ये चैप्टर हो जाता है इस तरह से। फिर आपने ये इसके एमसीक्यूज़ देख लेने हैं। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि जो अल्प्राज़ोलैम है और क्लोनाज़ेपिम वो पैनिक डिसऑर्डर्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द पैनिक डिसऑर्डर, तो वहाँ पे अल्प्राज़ोलैम भी दिया होगा। फिर फिनोबार्बिटोल और क्लोनाज़ेपिम सीयर्स में यूज़ होता है, सीयर्स का पूरा टॉपिक हमने पढ़ना है, और पैनिक डिसऑर्डर्स हमने एंटी डिप्रेसेंट्स में दोबारा से भी पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद ये समरी आप देख लें, और इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं लिखी है। ये देखिए, ये मैंने यूजेस लिखे हुए हैं बेंजोडाइज़पिन के। इंसोम्निया में हमने पीछे पढ़ा है, एंटी एंजाइटी है, तो हम दोनों में लिख सकते हैं। फिर मसल रिलैक्सेशन में मैंने आपको वो अदर ड्रग्स लिखी थी, वहाँ पे बताया था कि मसल रिलैक्सेशन में डायज़ेपिम था, वो बेंजोडाइज़पिन है। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्लोनाज़ेपिम था, वो भी बेंजोडाइज़पिन है। एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल में डायज़ेपिम था। एंटी सीयर्स में पीडीएल थे, पी फॉर फिनोबार्बिटोल, तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। टी फॉर द
डियाज़ेपाम एल्फोर्डल और डायज़ेपाम एंटीसीयर होता है। सीडेशन के अंदर बेंजोडाइज़ेपिन्स होते हैं। विड्रॉल ऑफ एथेनॉल के अंदर डायज़ेपाम होता है। तो आपके एमसीक्यूज़ भी हो जाएंगे, क्वेश्चन भी इस तरह से अटैम्प्ट हो जाएगा। फिर एनेस्थीसिया इंडक्शन के लिए हमने कौन सी ड्रग पढ़ी थी? थायोपेंटल। वो क्या थी? बार्बिट्रेट थी। 3 ईयर्स के अंदर हमने फिनोबार्बिटोल पढ़ी थी, पीडीएल। तो इसके अंदर जो इंसोमिया, एंजाइटी, सीडेशन, ये तो आप किसी में ऐसे ही लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो बार्बिट्रेट रिकमेंड नहीं की जाती क्योंकि उसका थेरापेटिक इंडेक्स कम होता है, रिबाउंड इंसोमिया। अच्छा, मैं आपको इनका ना डिफरेंस बता देती हूँ। जो बार्बिट्रेट ओवरडोज है ना, उसका कोई ड्रग नहीं होती, उसका कोई एंटागोनिस्ट नहीं होता। तो हम यूरिन को अल्कलाइन करके इसको जो है वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि ये हमारे पास एसिडिक है, तो अल्कलाइन यूरिन के अंदर ये प्रेसिपिटेट हो जाएगी। इसके अलावा बेंजोडाइज़ेपिन का लेस सीएनएस इफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कम होता है, सुसाइडल पोटेंशियल कम होता है, अब्यूज़ कम होता है। तो ये इसकी ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता था, बार्बिट्रेट ड्यूरेशन को बढ़ाता था। तो ये सारे डिफरेंस भी आपके हो जाएंगे। तो ये चैप्टर इस तरह से आपका कवर हो जाएगा। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंस आ जाता है, क्लिनिकल यूजेस आ जाते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज इट इज सीधा साधा सवाल आता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखें। क्लासिफिकेशन भी इनकी आई हुई है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स की क्लासिफिकेशन लिखें विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने 5 पेपर में देखा है। तो इंशाल्लाह आपकी इस दोनों वीडियोस से ये चैप्टर के एमसीक्यूज़ जैसी को सारा कुछ कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अल्कोहल पढ़ेंगे।